गुड आफ्टरनून बेटा, वेरी गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून. तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके थे लास्ट क्लास में. उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं. पहले तो आप ये 3-4 सम्स हैं, फटाफट इसको फिनिश करो, फिर कुछ और कॉन्सेप्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इट सेज दैट फाइंड द सेटअप पॉइंट ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन फॉर विच जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इज ऑलवेज रियल एंड पॉजिटिव. कहने का मतलब ये है कि जेड की कौन कौन सी वैल्यूज हैं जिसके लिए जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 हमेशा रियल होगा और पॉजिटिव होगा. तो कौन कौन सी वैल्यू आपको बिना पेन चलाए हुए, विदाउट यूजिंग पेन, डायरेक्टली समझ में आ रही? प्योरली रियल. Very correct. If z is real, then it is always quadratic expression having d less than 0 and a positive will always be positive. तो ट्रिवियल जो इसका आंसर है वो तो रियल नंबर्स तो सारी हैं. तो ऑल रियल नंबर्स या ऑल रियल वैल्यूज ऑफ z are trivial solution by the knowledge of algebra you have so far. But apart from them, मतलब z belongs to real set के अलावा भी कुछ नंबर्स होगी जो नॉन रियल नंबर्स भी ऐसी हो सकती है जिसके लिए पॉजिटिव है. इसके लिए हम क्या करेंगे, कैसे अप्रोच करें? तो आप z को क्या ले सकते हो? मान लो z क्या है, x प्लस आइटा. बहुत सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, लेकिन अभी हम लोग बिल्कुल प्राइमरी तरीके से कर रहे हैं कि लेट z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आइटा y. And if I put the value of z in this expression, what do you get? X square, z square क्या हो जाएगा? z square हो जाएगा x square minus y square plus 2xy iota plus z is x plus iota y plus 1. This quantity is real and positive. अब इसके आगे आप कैरी आउट करो. This implies एक्स स्क्वायर, रियल पार्ट इसका सेपरेट करो तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. इसके अलावा ये एक्स और 1 भी रियल पार्ट में आ जाएगा, प्लस एक्स प्लस 1. दिस इज द रियल पार्ट. एंड y times 2x plus 1 is imaginary part. This is greater than equal to 0. No, equality भी नहीं चाहिए, greater than 0. अब एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो 0 से बड़ी होने की सबसे पहली कंडीशन क्या है? सबसे पहली कंडीशन है कि उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 होना चाहिए, है ना? रियल होने के लिए, ऑब्वियसली ये रियल एंड पॉजिटिव होने के लिए इमेजिनरी पार्ट 0 होना चाहिए. तो इमेजिनरी पार्ट 0 किया, अगर इस क्वांटिटी को आपने 0 किया तो आपके पास कंडीशन क्या आई? तो यहाँ से जो कंडीशन आ रही है वो ये आ रही है कि y प्रोडक्ट 2x प्लस 1 0 होना चाहिए एंड देन ये वैनिश कर जाएगा. तो बचा हुआ जो एक्सप्रेशन, जो रियल एक्सप्रेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0. अब सॉल्व करो फटाफट, आंसर बताओ. एंड है बीच में, देखो ये दोनों बातें होनी चाहिए. इसमें ऑप्शन नहीं है कि ये हो जाए और वो ना हो, ऐसा नहीं. तो कीपिंग दैट इन माइंड, एक तो पॉसिबिलिटी आई कि y इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पॉजिटिव. और दूसरा चॉइस क्या है? क्योंकि दिस 0 मतलब y 0 और x इज इक्वल टू हाफ, नेगेटिव हाफ, x इक्वल टू माइनस हाफ एंड सेकेंड कंडीशन शैल होल्ड. अब ये दोनों को सॉल्व करो और गेट मी द फाइनल आंसर. व्हाट इज द फाइनल आंसर कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट केस? द आंसर विल बी y की वैल्यू 0 इसमें डालो, x निकालो. तो y की वैल्यू 0 आ गई और y इक्वल टू 0 पुट करने पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पॉजिटिव कब होगा?
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू all रियल। real. अच्छा वही बात आ गई ना, वो तो हम पहले ही डिटरमिन करके बैठे हुए हैं, इजंट इट, कि अगर रियल है, पहले हमने जेड रियल है मतलब वाई जीरो है, वाई जीरो है तो एक्स की सारी रियल वैल्यू सेटिस्फाई करें। तो ये पार्ट ट्रिवियल था, जो सॉल्व करने की प्रोसेस में भी वो ट्रिवियल वाला आंसर जो पहले हमने फिगर आउट किया होता वो आ गया। दूसरा आंसर आपको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस देगा। एक्स इक्वल टू माइनस हाफ, एक्स को माइनस हाफ यहाँ पुट करो तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, तो x इक्वल टू माइनस हाफ एंड y की वैल्यू आएगी यहां से क्या, 1/4 माइनस वाई स्क्र प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस 1, तो 1 माइनस हाफ इज हाफ इज ग्रेटर देन 0। यहां से आ जाएगा कि वाई स्क्र इज लेस देन 3/4, या आप ऐसे इसको बोल सकते हो y माइनस रूट 3/2 इंटू वाई प्लस रूट 3/2 इज लेस देन 0। Minus root 3 by 2 to root 3 by हाँ जी, तो y बिलोंग्स टू आ गया नेगेटिव रूट 3/2 से लेके रूट 3/2 बेविकर मेथड से। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि z को नॉन रियल वैल्यूज भी z की सेटिस्फाई कर रही है, कौन सी, जब रियल पार्ट माइनस हाफ मतलब माइनस हाफ प्लस वाई आयोटा टाइप के नंबर भी सेटिस्फाई करेगी, जहां पर y कैन टेक इन्फिनिट मेनी वैल्यू सब्जेक्टेड टू दिस कंडीशन। अब अगर मैं देखूं कि कौन से पॉइंट हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में अगर मैं कॉम्प्लेक्स प्लेन ड्रॉ करूं तो यहां पर मान लो ये इमेजिनरी एक्सिस है और ये रियल एक्सिस है। तो रियल एक्सिस तो पूरे की पूरे सोल्यूशन सेट फॉर्म कर रही है, तो मैंने बोला रियल एक्सिस तो कंप्लीट सेट ऑफ सोल्यूशन होगा रियल एक्सिस का। तो ये लो रियल एक्सिस को मैंने पूरा का पूरा सेट कर दिया, ये कंप्लीट रियल एक्सिस सेट ऑफ सोल्यूशन है। और इसके अलावा इमेजिनरी एक्सिस भी सेट ऑफ सोल्यूशन है, बट इमेजिनरी नहीं, एक्स इक्वल टू माइनस हाफ वो सारी नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट वेरी कर रहा है माइनस रूट 3/2 से रूट 3/2, बट रियल पार्ट फिक्स है माइनस हाफ, तो एक्स इक्वल टू माइनस हाफ लाइन भी सेट ऑफ सोल्यूशन है, लेकिन पूरी लाइन नहीं, ओनली अ लाइन सेगमेंट बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। कौन से 2 पॉइंट, तो टर्मिनल वाली 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप फिगर आउट कर सकते हो। कौन कौन सी टर्मिनल वाली कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ऊपर वाला टॉप वाला कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, बॉटम वाला कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों नंबर लिख दो बस, दैट्स इट। ये वाली कौन सी कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये वाली कौन सी कॉम्प्लेक्स नंबर है, बताओ। ये है माइनस हाफ minus half प्लस minus आयोटा रूट 3/2। आगे आप इसको पढ़ेंगे, इस नंबर को हम ओमेगा बोलते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। और ये है माइनस हाफ माइनस आयोटा रूट 3/2, ये उसी का ओमेगा कॉन्जुगेट है। अब ये दोनों नंबर तो नहीं सेटिस्फाई करेंगे, ये दोनों नंबर्स नहीं सेटिस्फाई करेंगे, ये भी ध्यान रखना आप। तो यहां पर होल है और यहां पर भी होल है, इनके बीच के सारे नंबर सेटिस्फाई करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गन प्लेन का वो सारा पॉइंट मैंने दिखा दिया जो सोल्यूशन सेट है। ये इमेजिनरी एक्सिस है और ये रियल एक्सिस है, प्लीज नोटिस ये ओरिजिन है। तो फोर्थ क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई डाउट है फोर्थ क्वेश्चन में तो प्लीज आस्क, अदरवाइज गो टू 5 एंड 6, जल्दी कंप्लीट करिए। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि एक्सप्रेस द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म एंड देन फाइंड द मॉड्यूलस एज वेल एज आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस नंबर एंड हेंस डिड्यूस द वैल्यू ऑफ कोसाइन 5π/12। बेटा क्लास के अंदर में जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ उसमें कुछ प्रॉब्लम गेम में होती हैं,
मैंने बोला है आपको कि क्लास के अंदर में जो प्रॉब्लम होती है, कुछ प्रॉब्लम गेम में होगी और कुछ नहीं। अगर आपने उसको कर लिया है तो आप बोलोगे तो मैं एडिशनल प्रॉब्लम भी दे दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फिफ्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन हो गया, इसको मैं हटा दूं। ये सारा समझ में आ गया सबको? एक बार मुझे कंफर्म कर देना कि चौथा क्वेश्चन हर एक को क्लियर हो गया कि नहीं। फिफ्थ क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है फिफ्थ क्वेश्चन में कि जेड को का मॉड्यूलस आर्गुमेंट चाहिए। तो किसी भी नंबर का मॉड्यूलस आर्गुमेंट चाहिए तो उसको हमें अलजेब्राइक फॉर्म में ले जा करके और पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, मॉड्यूलस आर्गुमेंट फॉर्म में ले जाना पड़ेगा। तो होप इट इज सिंपल टू फिगर आउट कैसे करें। तो -1 प्लस आयोटा √3 अलजेब्राइक फॉर्म में और realize आयोटा दोनों को यूलर फॉर्म में कर लें, आसान है, डिवाइड करना है तो। नहीं, रियलाइज करके भी कर सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट, बट जरूरी नहीं कि मैं रियलाइज करूं। मैं स्ट्रेट अवे बोलूं कि भाई ये दोनों नंबर को जरा देखो कि इनका आर्ग्यूमेंट फॉर्म क्या आएगा, मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म। तो पहली नंबर क्या है, कौन से क्वाड्रेंट के नंबर है, न्यूमरेटर सेकंड क्वाड्रेंट second quarter -1 एंड √3, ऐसा है, ऐसा होगी। और दूसरे नंबर 1,1, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की नंबर है ऐसे। तो ऑब्वियसली दोनों का मैग्नीट्यूड भी दिख रहा है, दोनों का आर्ग्यूमेंट भी दिख रहा है। इसका 1 है तो ये √2 हो गया, और इसके बारे में अगर सोचो तो ये है √3 और ये 1 है तो ये 2 हो गया। तो दोनों का मैग्नीट्यूड रिस्पेक्टिवली अगर मैं लिखना चाहूँ तो न्यूमरेटर को क्या लिखूंगा, न्यूमरेटर का मैग्नीट्यूड 2 है और आर्ग्यूमेंट कितना है, आर्ग्यूमेंट ये चाहिए मुझे, ये। तो ये एंगल तो हमें पता है कितना है, ये 60 degree 60 डिग्री, पाई 60 बाई, डिग्री। ये पाई/3 है। अगर ये पाई/3 है तो ये जो आर्ग्यूमेंट है थीटा जिसको बोल रहे हैं, ये होगा पाई माइनस पाई/3, 2 पाई/3 अपॉन, डिनोमिनेटर तो क्लियर दिख रहा है कि पाई/4 होगा, ये एंगल है ना, ये एंगल पाई/4 है। तो आ गया √2e⁻i/4 एंड देयरफॉर ये कन्वर्ट हो गई नंबर, क्या क्या आया कन्वर्ट करके, टू e⁻i/, 2 पाई/3 का मतलब क्या होता है, 8 पाई/12 माइनस 3 पाई/12। एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी, बेस सेम है तो डिवाइड करने पे पावर सब्ट्रैक्ट हो गई। तो बेसिकली आ गया ये √2 e⁻i 5 पाई/12। अब तुम्हें थोड़ा समझ में आया होगा कि ये बात पूछने का क्या पर्पस है। यहां से एक बात तो क्लियर हो गई कि ये नंबर हो गई √2 टाइम्स cos 5 पाई/12 प्लस आयोटा साइन 5 पाई/12। तो एक one thing is very clear that magnitude of z is r, this one, this is magnitude of z, क्या, √2, एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z भी दिख रहा है, क्या, 5 पाई/12। और क्या चाहिए, और क्या पूछा इन्होंने, ये आर्ग्यूमेंट था ना ये। और क्या पूछा गया कि हेंस डिड्यूस दिस वैल्यू, मतलब हमें ये चाहिए, कोसाइन 5 पाई/12 चाहिए। तो यही नंबर है जिसको हम बोल रहे हैं -1 प्लस आयोटा √3 अपॉन 1 प्लस आयोटा। अगर इसको हम अल्जेब्राइकली a प्लस आयोटा b के फॉर्म में ले जाएं तो कंपेयर करके हम कोसाइन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको हम डिनोमिनेटर को रियलाइज कर लो, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो एंड देन कंपेयर कर लो।
तो क्या मिलेगा इस कंपैरिजन से, जरा इसको लेफ्ट हैंड साइड क्या आया ये बताओ। डिनोमिनेटर तो 2 हो गया, न्यूमरेटर क्या आएगा, -1 प्लस आइटा रूट 3 इंटू 1 माइनस आइटा, क्या आएगा जल्दी बोलो। √3 - 1 प्लस आयोटा इंटू √3 + 1 √3 - 1 प्लस आयोटा टाइम्स √3 + 1 √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से हम एक बात क्लियर कट आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि √3 - 1 अपॉन 2 √2 प्लस आयोटा टाइम्स √3 + 1 अपॉन 2 √2 इज इक्वल टू कोसाइन 5π/12 plus iota sin 5π/12, and therefore by comparison of real and imaginary part from LHS and RHS you can figure out that cosine of 5π/12 की वैल्यू क्या आ रही है, तो it is √3 - 1 upon 2 √2, and sine of 5π/12 की वैल्यू क्या आ रही है, it is √3 + 1 by 2 √2, even tan of 5π/12 की वैल्यू आ जाएगी √3 - 1 अपॉन √3 + 1 अपॉन √3 - 1। तो करेंगे 5π/12 एक्चुअली देखो तो एंगल है 75 डिग्री, 5π/12 इज 75 डिग्री। तो कंपाउंड एंगल से भी निकाल सकते हैं cos ऑफ 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, cos a प्लस बी का फार्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं, बट यहां हमने कोई फार्मूला नहीं लगाया। देखो cos a प्लस बी का फार्मूला नहीं लगाया, कोई भी फार्मूला नहीं लगाया। इसका मतलब है कि जो कंपाउंड एंगल का ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला है, चाहे वो sin a प्लस बी, sin a माइनस बी, cos a प्लस बी, cos a माइनस बी, वो डिराइव हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर के मेथड से। तो जब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर से भी डेरिवेशन उसका है, वेक्टर से भी डेरिवेशन है, उस फार्मूले को डिराइव करने के लिए ज्योमेट्रिकली भी डिराइव कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके डिराइव करने के, एंड दिस इज वन ऑफ द वे। एनीवे, फोर्थ क्वेश्चन हो गया, फिफ्थ क्वेश्चन हो गया, छठा क्वेश्चन जल्दी। सिक्स का आंसर तो आप सभी से एंटिसिपेटेड है, बहुत जल्दी से आप इसका आंसर कर सकते हैं, फटाफट करो। बेसिकली आपको सिक्स क्वेश्चन में बोला गया कि 1 माइनस आइटा √3 टू द पावर 100 का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताना, दैट्स इट। तो क्वेश्चन नंबर 5 तो होपफुली सभी को क्लियर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 टाइप का अगर कोई क्वेश्चन मिलता है जिसमें एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके प्रोडक्ट एंड रेशियो में कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो उनको सिंप्लीफाई करके अलजेब्राइक फॉर्म में कन्वर्ट करना एक टास्क है, और उसके बाद उसको पोलर फॉर्म में ले जाना या यूलर फॉर्म में ले जाना और फिर उसका मॉड्यूलस आर्गुमेंट फाइंड करना वगैरह, ये आप कर सकते हैं। दैट आई एक्सपेक्ट। आप अपनी ओपिनियन मुझे दे दो। और सिक्स क्वेश्चन भी वैसा ही है, तो फटाफट करके बताओ सिक्स।
1 माइनस आयोटा रूट 3 कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ होगी फोर्थ क्वाड्रेंट में. दिस इज 1 एंड दिस इज रूट 3. सो दिस एंगल इज पाई बाय 3. 16 पाई बाय 9 होगा. और अगर ऐसे बोलेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाय 3, दैट इज 5 पाई बाय 3. और मैग्नीट्यूड इसका 2 है, इसमें कोई डाउट नहीं है. ये आ रहा है सर इसका हाँ बोलो क्या बेटा. आंसर ये आ रहा है शायद. ए आ रहा है कि सी आ रहा है? रियल पार्ट. अच्छा हाँ ये देखो, ए आ रहा है सी आ रहा है, कुछ लोग सी बोल रहे हैं कुछ लोग ये. रियल पार्ट तो क्लियरली पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? तो क्या आएगा वो डिपेंड करेगा कि नंबर कहाँ है, नंबर कहाँ पर लाई करती है. देखो पहले तो इस नंबर को लिखो. तो जो नंबर है जेड जिसकी बात हम कर रहे हैं 1 माइनस आयोटा रूट 3, पहले इसकी बात करें तो ये हमारी नंबर आ रही है 2 ई रेज टू द पावर क्या आयोटा 5 पाई बाई 3 लिख सकते हैं, और माइनस पाई बाई 3 वाला आर्ग्यूमेंट भी यूज कर सकते हैं. अब हमें बोल रहे हैं कि जेड के पावर 100 बताओ. तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2 ई रेज टू द पावर 5 आयोटा पाई बाई 3 टोटल रेज टू द पावर 100. And then your calculation actually begins from here. 2 raised to the power 100 into e raised to the power 100 मल्टीप्लाई होगा पावर में, तो 100 आयोटा टाइम्स आप लिखोगे तो क्या लिखोगे 500 पाई बाई 3. अब ये जो 500 पाई बाई 3 है इसको थोड़ा सा एनालाइज करो. तो ये कितना है 500 पाई बाई 3 का मतलब क्या होता है? इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ऐसा लिखूंगा 2 की पावर 100 इंटू ई रेज टू द पावर आयोटा 2 pi by 3 है. हम्म 2 pi by 3. यही है. Yes, sir. नो 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 166 इंटू 3 हुआ ना, 3 इंटू 166 हुआ. तो मैं ऐसे लिखूंगा, आई एम वेरी सॉरी टू जस्ट पुट इट लाइक दिस. ऐसे 166 पाई प्लस 2 पाई बाई 3. तो ये बेसिकली होगा 2 टू द पावर 100 इंटू ई रेज टू द पावर आयटा 166 पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, एंड इंटू ई रेज टू द पावर आयटा 2 पाई बाई 3. एग्रीड. और जहां तक इसकी बात है हमेशा याद रखो ई रेज टू द पावर आयटा 2 के पाई आर्ग्यूमेंट किसका होता है? 2 पाई का मल्टीपल में आर्ग्यूमेंट किसका होता है? पॉजिटिव रियल नंबर का. क्योंकि पॉजिटिव रियल नंबर का आर्ग्यूमेंट 0 होगा या ये कंप्लीट रोटेशन देके फिर यही आएगा 2 पाई 4 पाई 6 पाई. तो 2 के पाई आर्ग्यूमेंट मतलब नंबर प्योरली रियल है. ई टू द पावर आयटा 2 के पाई मतलब होता है cos 2 के पाई दैट इज 1 प्लस आयोटा साइन 2 के पाई दैट इज 0. ये 1 है 1. तो ये नंबर 1 हो गई ये वाली. अगर ये 1 हो गई तो एक्चुअली फाइनली जो तुम्हारा एक्सप्रेशन आया वो आया 2 रेज टू द पावर 100 इंटू cos 2 पाई बाई 3 प्लस आयटा साइन 2 पाई बाई 3. व्हाट इज cos 2 पाई बाई 3? सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? cos पाई बाई 3 तो हाफ होता है, बट सेकेंड क्वाड्रेंट में तो माइनस हाफ होगा, माइनस हाफ. और साइन 2 पाई बाई 3 तो हाफ होगा, प्लस रूट 3 बाई 2 आयोटा रूट 3 बाई 2. एक 2 बाहर ले लो तो आ गया 2 की पावर 99 इंटू -1 प्लस आयटा रूट 3. सो फाइनल आंसर इज -2 रेज टू द पावर 99 प्लस iota times 2 to the power 99 root 3. This is x plus iota y. What is x and what is y? Now you can compare. तो x comma y हमारा क्या है? Negative 2 raised to the power 99 comma 2 raised to the power 99 root 3. So this is the answer. कौन सा पार्ट है आंसर का जो सुकृत ने आंसर दिया था? I think यही था, सी पार्ट. Isn't it?
तो थोड़ा सा मतलब आपको पेशेंट होना पड़ेगा, मतलब पेशेंस रखो और कॉन्सेप्ट को जो आपने सीखा है उस पर भरोसा रखो और एंगल्स का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। 2 पाई ऐड करने से आर्ग्यूमेंट चेंज नहीं होता। 2 पाई का मल्टीपल अगर ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें नंबर की लोकेशन नहीं चेंज होगी, क्योंकि 2 पाई मतलब 360 रोटेशन के बाद पोजीशन वही आ जाती है फिर से एंगल की। तो वो प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट में वो सब बातें फिर से अभी मैं बिल्कुल कोडिफाई कर दूंगा। अभी जस्ट समझो, अभी कुछ रूल को समझना जरूरी है रादर देन उसको क्रैम करना। हाँ जी, अब ये 3 क्वेश्चन अब टेस्ट कंडीशन में मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक है? तीनों अच्छे क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, राइट? तो तीनों क्वेश्चन के लिए टोटल टाइम आपके पास में है 6 मिनट, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं तो आई एक्सपेक्ट कि ये 3 क्वेश्चन का आंसर आप 6 मिनट में कम से कम 2 क्वेश्चन तो जरूर कर देंगे आप। तो आपको आपको 6 to 7 मिनट का आंसर में टाइम दे रहा हूँ आंसर करने के लिए। हर 2 मिनट में मैं डिस्कस करूंगा। पहले से किया हुआ है तुम दोनों क्वेश्चन लग रहा है। नाइन का आंसर क्या होगा सुकृत? और वो नहीं कर रहा सर, वो कैलकुलेट कर रहा है। चलो करो। सर आर्गुमेंट तो थर्ड का 3 पाई/5 है, 3 पाई/5 नाइन्थ का। अब देख लो। कल किया है सर, हम्म, कल किया था डाउट क्लास में ऐसा ही। तो उसमें जो बात बताई थी वो याद है कि भूल गए? यस सर, तो प्रॉपर्टीज लगाई थी 1 + cos θ की, और नहीं, फिर भी उसमें कुछ और बात भी बताई थी, वो लग रहा है कि भूल गए। हाँ हाँ सर याद है। तो इसका ध्यान रखो। चलो सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन में कैसे करोगे? yesterday I told you to just remember few things. For instance, मैंने बोला था 1 + i का होल स्क्वायर क्या होता है? 2 i, एंड 1 - i का होल स्क्वायर क्या होता है? -2 i। ये मैंने बोला था इसको याद रखेंगे तो आपको कुछ चीजें स्ट्राइक हैं। जैसे यहाँ पर देखो पावर इवन है दोनों, तो आप ये लिख सकते हो ना कि 1 + i⁻² होल टू द पावर 3n प्लस 1 - i⁻² होल टू द पावर 3n। अब आप कंप्लीट कर सकते हैं। 1 + i का स्क्वायर क्या आया? 2i⁻³ और यहाँ आ जाएगा -2i⁻³ अब n के बारे में क्या दिया? n इज एन ऑड इंटीजर। अगर n ऑड इंटीजर है तो 3n भी ऑड इंटीजर है, 3n इज ऑड। और यही बात खत्म हो गई। इसको ऐसे रहने दो 2i⁻³ इसमें इसको लिख दो -1/3n इंटू 2i⁻³। तो -1 का ऑड पावर नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर बात तुरंत वहीं वैनिश कर जाएगी। ये हो गया और -2i⁻³, तो डेफिनेटली इट इज 0। तो सेवेंथ क्वेश्चन तो बिल्कुल स्ट्रेट अवे था, सिर्फ ये चीज ऑब्जर्व करनी थी। एक्सपोनेंशियल जो रूल्स हैं वो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, और n ऑड है तो 3n ऑड होगा, दैट्स इट। एट्थ एंड नाइन्थ अभी भी आपके पास में 5 मिनट लेफ्ट आउट है, कंप्लीट करके बताइए। तो जो आर्गुमेंट का एंगल है वो नेगेटिव हो।
7th क्वेश्चन के बाद 8th क्वेश्चन कितने बच्चों का हो गया? 8th पहले बताओ, जिसका इसका 8th हो गया है जस्ट लेट मी नो। हम्म। देखो 8th क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखो, 7th तो हो गया, मैं 7th को हटा रहा हूं यहां से। नाउ लेट्स टॉक ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन क्या है जी? वन माइनस आयोटा रेज टू द पावर एन अपॉन 1 प्लस आयोटा। ये मैंने लास्ट क्लास में ये भी आपको बताया था कॉन्सेप्ट करते समय कि 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा का जो रेशियो होता है वो बहुत सिंपल होता है, आयोटा या माइनस आयोटा हो जाता है, डिपेंड अपन की 1 माइनस आयोटा बाई 1 प्लस आयोटा या 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा। कीपिंग दैट इन माइंड, अगर न्यूमरेटर में पावर अलग है, डिनोमिनेटर में अलग है, सेम पावर होगी तो फटाफट वो पोर्शन तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो आई वुड सिंपली क्लेम दैट इसको आप ऐसे लिख दो, 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा टू द पावर n माइनस 2 इंटू 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर। मैंने न्यूमरेटर को 1 माइनस आयोटा टू द पावर n को n माइनस 2 प्लस 2 कर दिया और दो पार्ट में ब्रेक कर दिया एक्सपोनेंशियल रूल से। और रूल क्या था एक्सपोनेंट का? a टू द पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y, दैट यू नो, that I applied in the numerator. And then 1 minus iota by 1 plus iota क्या होता है भाई? 1 minus iota upon 1 plus iota क्या होता है? माइनस आयोटा। हाँ, it is 1 minus iota का whole square by 2. So it is minus 2 iota by 2, तो minus iota, तो आ गया तुम्हारा minus iota to the power n minus 2। और ये क्या आ गया? ये आ गया तुम्हारा 1 माइनस 1 प्लस आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1, 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा। तो फैक्चुअली इट टर्न आउट टू बी माइनस 2 इंटू या प्लस 2 इंटू माइनस आयोटा की पावर 2 टाइम्स माइनस आयोटा की पावर n माइनस 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई कर दिया इस पे। अब आप ध्यान से देखो, हमें बोल रहे हैं कि दिस नंबर इज प्योरली रियल एंड पॉजिटिव। तो सबसे पहली बात है कि इन ऑर्डर टू बी रियल नंबर, पावर जो है आयोटा की क्या होनी चाहिए? 4 का मल्टीपल होनी चाहिए या इवन होनी चाहिए, बेसिकली इवन। तो दिस टू बी रियल नंबर, दिस क्वांटिटी टू बी रियल, the power, the exponent n minus 1 must be multiple of 4 or 4k plus 2. But real and positive होने के लिए क्या होना चाहिए? तब ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आयोटा की पावर अगर 4k plus 2 होगी तो नेगेटिव हो जाएगी आयोटा स्क्वायर। तो हम सिर्फ क्लेम करेंगे कि रियल एंड पॉजिटिव होने के लिए पावर जो है वो 4k होनी चाहिए, 4 का मल्टीपल होनी चाहिए। अब इसको 4k बोलो या 4 लैम्डा बोलो, इट इज वन एंड सेम। therefore n shall be equal to 4k plus 1, that is 4 lambda plus 1, where lambda or k are integers. Anyway, so your answer is here. ये 8th क्वेश्चन हो गया। आई थिंक सभी को क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं किसी को? अब रही बात 9th की, 9th का एक बार फिर से कंफर्म करो आंसर क्या क्या आया आप सब लोगों का। 9th में आपने क्या लिखा है इसको?
1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये लिखा होगा. yes sir, एंड साइन ऑफ थीटा इज 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2. ये दो रिजल्ट जो लास्ट क्लास में बताए थे, अगर उसी को आप इस्तेमाल करो, 1 को कंज्यूम करना है और इसको पोलर फॉर्म में ले जाना है, इसलिए ऐसा लिखा. तो आया 2 कॉस स्क्वायर, इस एंगल का हाफ तो 3 पाई बाई 5 प्लस 2 टाइम्स आयोटा कॉस 3 पाई बाई 5 साइन 3 पाई बाई 5. तो ऑब्वियसली जो कॉमन आएगा वो आएगा 2 कॉस 3 पाई बाई 5 टाइम्स कॉस 3 पाई बाई 5 प्लस आयोटा साइन ऑफ 3 पाई बाई 5. अब आप क्लियर कट देख रहे हो कि ये आर कॉस थीटा प्लस आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का फॉर्म में रिड्यूस हो चुकी है, बट आर हैज टू बी पॉजिटिव. positive yeah. आर पॉजिटिव चाहिए, यही हमें मेक श्योर करना है कि आर की वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए. बट 3 पाई बाई 5 कितना होता है भाई? पाई बाई 5 कितना होता है? 180 बाई 5, 36 डिग्री. 36 डिग्री का ट्रिपल करो तो 108. ये 90 डिग्री से बड़ा है, ऑब्ट्यूज एंगल है, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है. क्या बोल रहे हो बेटा? फर्स्ट स्टेप रिपीट कर दो. कौन सा फर्स्ट स्टेप? ख्वाहिश अनम्यूट करके बोलो बेटा. अच्छा 2 cos square 3 pi by 5 बेटा मैंने ये फार्मूला लास्ट क्लास में, आप थे क्लास में, तो ये बताया था ना कि cos 2 थीटा का फार्मूला मैंने डिराइव कराया था. cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. तो 2 थीटा को थीटा में कन्वर्ट करने का. ऐसे साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा cos थीटा. अब 2 थीटा अगर थीटा में कन्वर्ट हो रहा है, तो अगर यहाँ थीटा होगा तो यहाँ थीटा बाई 2 हो जाएगा. तो वही हमने यूज किया कि इसको इधर ले जाओ तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा. तो 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल ऑफ थीटा. ओके सर तो इसी रिजल्ट को मैंने यूज किया यहाँ पर. तो 1 प्लस थीटा इसको मान लो, तो 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, इस एंगल का हाफ एंगल. ऐसे साइन वाले फार्मूले से इसको रिड्यूस किया. एनीवे, तो बिकॉज ये क्वांटिटी नेगेटिव है, ये क्वांटिटी लेस देन जीरो है, नेगेटिव है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे नेगेटिव 2 cos 3 पाई बाई 5. माइनस से मल्टीप्लाई किया बाहर और माइनस से अंदर भी मल्टीप्लाई किया, तो ये आया तुम्हारा माइनस कॉस 3 पाई बाई 5 प्लस आयोटा टाइम्स माइनस साइन 3 पाई बाई 5. अब हमें ये देखना है कि किस एंगल का कॉस माइनस ऑफ कॉस 3 पाई बाई 5 होता है. तो कॉस भी नेगेटिव और साइन भी नेगेटिव. कौन से एक क्वाड्रेंट में होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में. तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल रहता है ऐसा, ठीक है, पाई प्लस 3 पाई बाई 5 अगर कोई एंगल हो, पाई प्लस थीटा, तो अगर ये एंगल थीटा हो तो कॉस पाई प्लस थीटा क्या होता है? कॉस पाई प्लस थीटा होता है माइनस साइन माइनस कॉस थीटा, और साइन पाई प्लस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है. तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, इट इज इक्वल टू, फाइनल मैं लिख रहा हूँ आंसर, माइनस 2 कोसाइन 3 पाई बाई 5, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड क्योंकि अब ये पॉजिटिव नंबर है, इंटू यहाँ आ जाएगा कोसाइन ऑफ पाई प्लस 3 पाई बाई 5, 5 पाई प्लस 3 पाई 8 पाई बाई 5 प्लस आयोटा साइन 8 पाई बाई 5. तो मॉड जेड क्या आया? कोई आपसे बोलता है व्हाट इज मॉड जेड, तो आप बोलेंगे इट इज नेगेटिव 2 टाइम्स कोसाइन 3 पाई बाई 5. ये मॉड जेड है. अब ये माइनस साइन पे मत जाओ, ये पूरी नंबर पॉजिटिव है. एंड आर्ग्यूमेंट जेड क्या आएगा? तो आर्ग्यूमेंट जेड जो है वो 8 पाई बाई 5 भी लिख सकते हैं, या इसी को 2 पाई सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से तो माइनस 2 पाई बाई 5 भी लिख सकते हैं, और माइनस 2 पाई बाई 5 भी लिख सकते हैं. तो चाहे आप ये लिखो चाहे ये लिखो.
Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. तो चलो ये एनीवे ये सब अच्छे लेवल के प्रॉब्लम है जो जे एडवांस में पूछे गए हैं, ये इसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो जे एडवांस में कभी ना कभी नहीं पूछा गया। एनीवे अब आते हैं जी कि अब आपको अलजेब्राइक सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रा को इस्तेमाल करना, एडिशन, प्रोडक्ट, रेशियो एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एज वेल एज स्क्वायर रूट वगैरह निकालना, सब कुछ आपको अब अच्छी तरह से आता है, ये मैं प्रिज्यूम करके अब चलते हैं हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट पर। तो आप लिखेंगे कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड प्रॉपर्टी। तो तीन एलिमेंट हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के जो समझने, डिटेल में समझने जरूरी है। एक कॉन्जुगेट और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, एक मॉड्यूलस और उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, और एक आर्ग्यूमेंट और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स प्रॉपर्टी। कॉन्जुगेट क्या है ये तो आपको पता है, तो उसको जस्ट रिकॉल करते जाएंगे। आप चाहो तो एक जगह समराइज करके दोबारा लिख लो कि अगर मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है एक्स प्लस आयटा वाई, तो एक्स कॉमा वाई पॉइंट से डिनोट होगी, तो जो उसकी कॉन्जुगेट नंबर होगी वो एक्स माइनस आयटा वाई, मतलब एक्स कॉमा माइनस वाई, जो इसी का मिरर इमेज होगा रियल एक्सिस में, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड विच इज एक्स प्लस आयटा वाई देयर एग्जिस्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड बार एक्स माइनस आयटा वाई एंड विच हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टी। पहला, इट इज इमेज ऑफ जेड इन रियल एक्सिस, और ये डायग्राम पर दिख रहा है तो डायग्राम बना लेंगे, मतलब ये डेफिनेशन लिखेंगे और पहली प्रॉपर्टी के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग ये डायग्राम बना देंगे। अब देखो यहां से क्लियर दिख रहा है कि अगर ये मिरर इमेज है तो ये लेंथ OP और OQ दोनों इक्वल होगा, मतलब मॉड Z और मॉड Z बार सेम होगा। अगर ये Z है तो ये Z बार है, ये मॉड Z है OP और मॉड Z बार है OQ, कॉन्ग्रुएंसी से दोनों सेम है और आता भी है। एक्स प्लस आयटा वाई का मैग्नीट्यूड भी वही आएगा और एक्स माइनस आयटा वाई का भी वही आएगा। तो मॉड Z इज इक्वल टू मॉड Z बार, रियल पार्ट ऑफ Z बार इज रियल पार्ट ऑफ Z, क्योंकि दोनों का रियल पार्ट सेम है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z बार इज नेगेटिव ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, दैट इज वेरी ट्रू, क्योंकि वही तो डेफिनेशन है कि एक ऐसी नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट Z के इमेजिनरी पार्ट का इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन है। मॉड Z बार इज मॉड ऑफ Z, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के नंबर हैं। Z और Z बार को अगर हम मल्टीप्लाई करें, व्हाट डू यू गेट? तो Z into Z bar is mod Z square. Argument of Z bar is minus of argument of Z. I hope you agree. अगर ये थीटा तो ये माइनस थीटा है। What will be the product Z into Z bar? It is x plus iota y into x minus iota y. And we have long back calculated it is x square minus iota square y square. So it is actually x square plus y square. That is under root of x square plus y square का whole square. So it is mod Z का होल स्क्वायर, या इसी को mod of Z बार का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी, ये भी आप नोट कर लेंगे कि Z प्रोडक्ट Z कॉन्जुगेट इज mod Z का होल स्क्वायर, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर जाएंगे, यहां से आगे कैरी आउट करें। ये नोट कर चुके हैं आप इतने पॉइंट्स? एक सेकंड। हाँ सर। Yes, sir. अब डिफरेंट प्रॉब्लम में ये सारी बातें यूज होंगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये बहुत रिगरस यूज होगा, इसलिए ये प्रॉपर्टीज पर आपको एकदम बिल्कुल कमांड होना चाहिए, सब चीज आपके दिमाग में एट ए टाइम होनी चाहिए। अब यहां से एक कंक्लूजन आप ले सकते हैं, क्या? ध्यान से देखो आप, इफ mod Z इज 1, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड 1 है, यूनिमॉड्यूलर है अगर कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका मतलब है कि Z और Z बार का प्रोडक्ट 1 होगा। बोलो, क्योंकि Z और Z बार mod Z का स्क्वायर होता है, mod Z 1 है तो Z प्रोडक्ट Z बार 1 होगा, एंड दिस इंप्लाइज Z बार विल बी 1 by Z। तो फॉर ऑल यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर्स आई कैन से दैट जितनी कॉम्प्लेक्स नंबर है जिनका मैग्नीट्यूड 1 है, उनका कॉन्जुगेट उनका रेसिप्रोकल होता है, तो रेसिप्रोकल कॉन्जुगेट के इक्वल होता है। मतलब व्हाट इज 1 अपॉन cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, तो आप बोलेंगे इट इज एक्चुअली cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यूनिमॉड्यूलर कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल उसी का कॉन्जुगेट होता है, तो रेसिप्रोकल जब बोला जाए तो आप कॉन्जुगेट कर देना स्ट्रेट अवे।
जैसे √3/2 माइनस हाफ का रेसिप्रोकल क्या होगा? हाफ आयोटा। तो हमने देखा कि डिनोमिनेटर 1 यूनिट मैग्नीट्यूड वाली नंबर है, तो ये सीधे हो जाएगा √3/2 प्लस आयोटा/2। तो समय बच गया ना आपका। क्लियर है? Yes, sir. तो कॉन्जुगेट की कुछ और बातें फटाफट समराइज करते हैं, अगर आपने यहां तक नोट कर लिया तो। मॉड Z1 मींस Z बार 1 मींस Z बार इज 1/Z, ये बात क्लियर हो गई। Z डबल बार, अगर किसी नंबर का 2 बार कॉन्जुगेट लो तो वापस वही नंबर आ जाएगी, क्योंकि कॉन्जुगेट मतलब रियल एक्सेस में इमेज लेना, तो एक बार इमेज लो फिर से इमेज लो वहीं पहुंच जाएंगे। Z बार बार इज Z एंड Z बार 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 इज Z बार, मतलब ट्रिपल बार इज Z बार एंड डबल बार इज Z, क्वाड्रुपल बार इज Z एंड 5 टाइम्स बार अप्लाई करेंगे तो Z बार। तो ऑड एप्लीकेशन ऑफ बार करेंगे तो Z बार आ जाएगा, इवन टाइम्स बार अप्लाई करेंगे कोई चेंज नहीं होगा। कॉन्जुगेट डिस्ट्रीब्यूट्स ऑन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, कॉन्जुगेट एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, कॉन्जुगेट प्रोडक्ट पर भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, और कॉन्जुगेट रेशियो पर भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये सारे आप अपने आप करके देख सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि Z1 प्लस Z2 बार, दैट मीन्स X1 प्लस आयोटा Y1 प्लस X2 प्लस आयोटा Y2 का बार, मतलब X1 प्लस X2 प्लस आयोटा टाइम्स Y1 प्लस Y2 का बार, मतलब X1 प्लस X2 माइनस आयोटा टाइम्स Y1 प्लस Y2, मतलब X1 माइनस आयोटा Y1 प्लस X2 माइनस आयोटा Y2, सो इट इज Z1 कॉन्जुगेट, इट इज Z2 कॉन्जुगेट प्लस। तो हो गया ना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूफ। ऐसे ही एडिशन पर, ऐसे ही सब्ट्रैक्शन पर, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन पर भी दिखा सकते हैं, और ऐसे डिवीजन पर भी दिखा सकते हैं। जैसे कैन यू प्रूव दैट Z1 इंटू Z2 बार इज इक्वल टू Z1 बार इंटू Z2 बार? कर सकते हो प्रूफ। कैसे प्रूफ करोगे? X1 प्लस आयटा Y1 इंटू X2 प्लस आयटा Y2 का बार लो और फिर इसको सिंप्लीफाई करो। X1 X2 माइनस Y1 Y2 प्लस आयटा टाइम्स X1 Y2 प्लस X2 Y1 का कॉन्जुगेट, और फिर इसी को सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा X1 X2 माइनस Y1 Y2 माइनस आयोटा टाइम्स X1 Y2 प्लस Y2 X1 Y1 X2, और फिर इसको जब सेपरेट आउट करके इसी को लिखोगे तो यही चीज ये हो जाएगी X1 माइनस आयटा Y1 इंटू X2 माइनस आयटा Y2। करके देख लो, X1 X2 माइनस Y1 Y2, ये तो वही रहेगा, लेकिन इमेजिनरी पार्ट देखो तो क्या आएगा? नेगेटिव आयोटा टाइम्स Y1 X2 प्लस Y2 X1। ये तो ये हो गया तुम्हारा Z1 बार और ये हो गया Z2 बार। मतलब कॉन्जुगेट जो है वो एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, सब्ट्रैक्शन पर होगा, डिवीजन पर होगा, तो रेशियो पर भी होगा। तो कॉन्जुगेट डिस्ट्रीब्यूटिव ऑन ऑल ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। कहने का मतलब है कि अगर Z की पावर n लो और इसका कॉन्जुगेट करो तो ये एक्चुअली क्या आ जाएगा? Z कॉन्जुगेट की पावर n, क्योंकि Z इंटू Z n टाइम्स का बार, फिर बार को डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो आ जाएगा। मतलब अगर किसी पॉलिनोमियल का कॉन्जुगेट लोगे तो उसके हर टर्म पे बार चला जाएगा। तो यहां से एक बात ये भी समझ में आ रही है, इसको हटा दूं मैं, ये सारे क्लियर है ना? Yes, sir. जैसे अगर मैं बोलूं कि f ऑफ z इज az स्क्वायर, या ऐसा लो az स्क्वायर क्यों लिखना, z स्क्वायर माइनस 2z अपॉन z क्यूब प्लस z स्क्वायर प्लस 1, तो fz का बार क्या होगा? fz का बार क्या होगा? तो आप बोलोगे ये पूरे एक्सप्रेशन का बार। फिर अब बार की प्रॉपर्टी होती है कि रेशियो पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी, तो न्यूमरेटर का बार और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का बार।
फिर बार फिर से डिस्प्यूट होगा, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर का बार माइनस 2z का बार डिवाइडेड बाय जेड क्यूब का बार प्लस जेड स्क्वायर का बार प्लस 1 का बार, तो 1 ही रहेगा, 1 एक रियल नंबर है। और फिर ये हो जाएगा तुम्हारा जेड बार का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स जेड बार, क्योंकि 2 का बार 2 रहेगा, रियल नंबर का बार वही रहेगा क्योंकि उसका इमेजरी पार्ट 0 है, और जेड बार डिवाइडेड बाय जेड बार का क्यूब प्लस जेड बार का स्क्वायर प्लस 1। एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, इफ यू ऑब्जर्व हुआ क्या अल्टीमेटली, ये हुआ क्या, ये जो अगर फर्स्ट इक्वेशन एफ जेड है तो जहां एफ जेड में जेड की जगह जेड बार हो गया, दैट्स इट। तो इसी को बोलते हैं एफ ऑफ जेड बार। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन कि आप किसी भी फंक्शन का बार करेंगे, किसी फंक्शन का बार करेंगे तो वो बार उसके इनपुट कॉम्प्लेक्स नंबर पर ऑपरेट हो जाएगा। मतलब किसी एक्सप्रेशन का बार करना चाहते हैं तो इनपुट जेड को जेड बार से रिप्लेस कर दो, पूरे एक्सप्रेशन का कॉन्जुगेट हो जाएगा। बट frankly speaking, this is by and large it is true for all functions which you usually use, जिसको आप आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं, वो सारे फंक्शंस के लिए ट्रू है। ऐसे फंक्शंस को पावर फंक्शंस बोलते हैं, तो वो सब आगे आपको समझ में आएगा जब कैलकुलस पढ़ेंगे। तो पावर फंक्शंस दैट इज जो कॉन्टिन्यूअस एनालिटिक फंक्शन भी बोलते हैं उसको, पावर फंक्शन की बजाय एनालिटिक फंक्शन बोलो। तो कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन जितने भी होंगे उनके लिए ये कर सकते हैं। तो पॉलिनोमियल, रैशनल फंक्शन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, उनमें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉग, एक्सपोनेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उन सारे फंक्शन में ये यूज कर सकते हैं। ऑल्दो मोस्ट ऑफ वो फंक्शन जो है उनका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैंने आपको बता दिया कि आप वहां के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया कि कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड क्या क्या बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। अब कुछ और पॉइंट, जैसे जेड प्लस जेड बार क्या होगा, जेड माइनस जेड बार, ये सब सारे प्रूफ करो अपने आप। प्रूफ दैट जेड प्लस जेड बार इज डबल रियल पार्ट ऑफ जेड, जेड माइनस जेड बार इज 2 आइटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। कुछ नहीं करना है, ये जेड और जेड बार दोनों को ऐड कर दो तो 2x आ गया, x रियल पार्ट होता है। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 2 आयोटा y आ जाएगा, y इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। एंड सिमिलरली अगर जेड प्योरली रियल है, अगर जेड प्योरली रियल है तो इमेजिनरी पार्ट उसका 0 हो जाएगा, तो जेड माइनस जेड बार 0 हो जाएगा, तो जेड बार इक्वल टू जेड। देखा, तो जेड बार अगर किसी नंबर का कॉन्जुगेट उस नंबर के इक्वल है तो वो प्योरली रियल है, और प्योरली रियल है तो उसका कॉन्जुगेट नंबर के इक्वल हो गया, वाइस वर्सा है। ऐसे अगर नंबर प्योरली इमेजिनरी है, अगर कोई नंबर प्योरली इमेजिनरी है तो उसका रियल पार्ट 0 होगा, रियल पार्ट 0 होगा तो जेड प्लस जेड बार 0 होगा, तो जेड बार नेगेटिव ऑफ जेड होगा। इफ जेड इज प्योरली इमेजिनरी देन जेड कॉन्जुगेट इज नेगेटिव ऑफ जेड होगा भी। प्योरली इमेजिनरी नंबर कैसी होती है, वाई आयोटा, और आयोटा वाई का कॉन्जुगेट क्या होगा, नेगेटिव ऑफ आयोटा वाई, दैट इज नेगेटिव ऑफ द नंबर। कॉन्जुगेट की सारी प्रॉपर्टीज क्लियर है बेटा? यस। तो अगर आप ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर चुके हैं तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करें। हाँ बोलो। सारा याद रखना पड़ेगा, हाँ क्या क्या क्या? ये याद रखना पड़ेगा। आप इसको भूल सकते हो, आप इसको भूल सकते हो, भूल के दिखाना। आप इसको भूल ही नहीं सकते, आप प्रॉब्लम करते रहेंगे सब याद हो जाएंगे। हर क्वेश्चन में तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे, रेशियो कर रहे होंगे, ये इट विल गेट इनटू योर जीन। आपको याद वाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद हो जाएगा प्रोवाइडेड आप प्रॉब्लम्स करते रहो। आप प्रॉब्लम्स नहीं करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करना आप छोड़ देंगे तो हो सकता है कि भूल जाए। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, आप आंसर करेंगे, है ना। क्वेश्चन है जी, इफ x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b अपॉन a माइनस आयोटा b, देन प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1। क्विक, जल्दी करो।
हो गया था। हो गया। क्या किया? सर कॉन्जुगेट वाली सर, z into z bar is equal to mod z होल स्क्वायर, वो वाली प्रॉपर्टी। वेरी गुड। तो वैसे इसको कई तरीके से कर सकते हैं। अभी मैं बोलूंगा कि इफ आई टेक कॉन्जुगेट x माइनस आयटा y, क्या हो जाएगा? तो राइट साइड का कॉन्जुगेट करेंगे a प्लस आयटा b ओवर a माइनस आयटा b का कॉन्जुगेट। फिर कॉन्जुगेट का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज आ जाएगा a माइनस आयटा b अपॉन a प्लस आयटा b। न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट a माइनस आयटा b, डिनोमिनेटर का a प्लस आयटा b। नाउ आई हैव गॉट टू इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकंड। लेट्स मल्टीप्लाई दीज टू। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x प्लस आयटा y मल्टीप्लाइड बाई x माइनस आयटा y इज इक्वल टू, ऊपर आएगा a प्लस आयटा b इंटू a माइनस आयटा b डिवाइडेड बाई a माइनस आयटा b इंटू a प्लस आयटा b। सो इट इज 1 एंड देयरफॉर आ गया। ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस आयटा स्क्वायर y स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1। तो कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी अगर इस्तेमाल करना है देखो तो वन लाइनर हो गया है। अदरवाइज इसको करने का दूसरा तरीका भी है, जरूरी नहीं कि हम कॉन्जुगेट के मेथड से जाएं। अगर मान लो कॉन्जुगेट वाला प्रॉपर्टी नहीं कोई यूज करता, तब हम क्या कर सकते हैं? इसको मैं हटा रहा हूं, देखो ये तो हो ही गया, समझ में आ गया, तो वन लाइनर था। दूसरा तरीका ये है साहब कि आप इसका रियलाइज कर दो, तो आ जाएगा तुम्हारा a प्लस आयटा b इंटू ए प्लस आयटा b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो इट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। Therefore, comparing the real and imaginary part, x हो गया तुम्हारा a square minus b square upon a square plus b square, and y क्या हो गया? y हो गया 2ab upon a square minus a square plus b square। तो यहाँ से आ गया x square plus y square, क्या हो जाएगा? तो a square plus b square का होल स्क्वायर तो आएगा, ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा a square minus b square का होल स्क्वायर प्लस 4a square b square। तो ये चीज भी तो यही होती है, तो कैंसिल होके 1 आ गया। तो अदरवाइज भी आ जाएगा। तो चाहे आप उस तरह से करो चाहे इस तरह से करो, मर्जी आपकी है, बट यू मस्ट बी एबल टू हैंडल दीज थिंग्स, राइट? कैन आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? Yes, sir. क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल बातें हैं। क्या बोल रहा है? स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आराम से पीसफुली रीड करो और सोचो, कंक्लूड करो और मुझे बताओ। टेक योर टाइम, जल्दबाजी मत करना, बिना सोचे हुए बिना थॉट दिए हुए आंसर मत करना। मुझे सही आंसर, ये कोई न्यूमेरिकल आंसर है नहीं, कैलकुलेट के आंसर बता दिया। आपको सोच विचार करके, जरूरत पड़ने पे थोड़ा बहुत कैलकुलेट करके, एग्जाम्पल्स ले करके, जनरल केस ले करके और सॉल्व करके, चाहे जैसे भी सोच के आंसर देंगे आप। सर हाँ जी। सर जो लास्ट पार्ट था वो वैसे भी हो सकता था ना, मतलब a प्लस आयोटा बी अपॉन a माइनस आयोटा बी था, तो सीधा वो आयोटा आ जाता। क्यों भाई, ये कैसे बोल रहे हो तुम? ए प्लस आयटा बी को ए माइनस आयटा बी से डिवाइड करेंगे तो आयटा आ जाएगा, ये किसने बोला बेटा? सॉरी सर, वो 1 प्लस है। यस हाँ वो अलग था। ए प्लस 1 प्लस ए आयटा अपॉन ए माइनस आयटा टाइप का होगा, तो वो उस तरह से कुछ बन जाएगा, प्योरली इमेजिनरी। First part says that if the summation and product of two numbers are both real, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, उनका ऐड करके भी रियल आ रहा है, उनको मल्टीप्लाई करके भी रियल आ रहा है, then the two number must either be real or conjugates. Yes, sir. कैसे, क्यों आपको ये इंस्पिरेशन मिला बोलने का कि यस सर? Sir, z is equal to a plus I dx, z2 is equal to x plus I y करके देखा था।
ठीक है, Z1 आपने ले लिया मान लो x1 प्लस आयटा y1 और Z2 ले लिया x2 प्लस आयटा y2 और फिर आपने सम और प्रोडक्ट की बात करी। तो Z1 प्लस Z2 अगर बोलो तो वो तो क्लियर है कि x1 प्लस x2 है प्लस आयटा y1 प्लस y2। तो इसको रियल होने के लिए y1 और y2 का सम 0 होना चाहिए, मतलब y1 प्लस y2 0 होना चाहिए, मतलब y2 इज नेगेटिव ऑफ y1। इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों नंबर का इमेजिनरी पार्ट अपोजिट इन साइन एंड सेम मैग्नीट्यूड का होना चाहिए एडिशन को रियल होने के लिए। अब प्रोडक्ट फिर क्या किया, इसका मतलब है कि हमारे नंबर जो है Z1 इंटू Z2 क्या हो जाएगा, Z1 इंटू Z2 नाउ वो हो जाएगा तुम्हारा x1 प्लस आयोटा y, मान लो ये y1 को y मान लो, और दूसरा हो जाएगा x2 माइनस आयटा y। इमेजिनरी पार्ट 0 पुट कर देंगे। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा उसको भी रियल होने के लिए इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, तो रियल पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, रियल पार्ट तो x1 इंटू x2 प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, बट इमेजिनरी पार्ट इसका जो होगा वो 0 होना चाहिए। तो आएगा क्या इमेजिनरी पार्ट, तो x2y एंड माइनस x1y, तो दिस मस्ट बी 0 टू बी रियल। Z1 प्रोडक्ट Z2 टू बी रियल आया y टाइम्स x2 माइनस x1 0 एंड दिस इंप्लाइज आइदर y 0 और x1 इक्वल टू x2। अगर y 0 है, फाइनल आंसर आ रहा है, y 0 होने का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि Z1 जो है वो तुम्हारा x1 है और Z2 जो है वो x2 है, बोथ रियल। क्योंकि y 0 है तो माइनस y भी तो 0 है, तो y2 भी 0 हो जाएगा, y1 भी 0 हो जाएगा। और दूसरा x1 इक्वल टू x2 होने का मतलब क्या है, x1 इक्वल टू x2 होने का मतलब क्या है कि x1 x2 दोनों को x मान लो, तो एक नंबर हो जाएगी x प्लस आयटा y और एक हो जाएगी x माइनस आयटा y, क्योंकि ये तो हम बोल ही चुके हैं ना कि y1 y है तो y2 माइनस y है, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हो जाएंगे। तो हमने प्रूव किया कि अगर किसी पेयर ऑफ नंबर का समेशन भी रियल नंबर आ रहा है और प्रोडक्ट भी रियल नंबर आ रहा है, तो वो दोनों नंबर या तो प्योरली रियल होंगे और या तो दोनों नॉन रियल कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स होंगी एक दूसरे की। दिस इज फर्स्ट वन, इट इज कंप्लीटली प्रूवन। ऐसे बी और सी पार्ट की बात। हाँ बोलो। फर्स्ट वाला हम मतलब जो है अभी पढ़ा कॉन्जुगेट के बारे में, उसका सिर्फ उसका यूज करके नहीं कुछ निकल सकता। किसकी बात कर रहे हो, ए पार्ट की। ए पार्ट में, हाँ क्या पढ़ के, क्या कॉन्जुगेट के बारे में पढ़ के, जो हमने अभी पढ़ा कॉन्जुगेट के बारे में, मतलब उसको अप्लाई करके नहीं कुछ आ सकता है इसमें। अच्छा आप बोल रहे हो कि जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो नहीं अप्लाई करके सोच सकते हैं। अभी मैंने जैसे मान लो है Z1 प्लस Z2 रियल है, तो Z1 प्लस Z2 रियल का मतलब है Z1 प्लस Z2 का जो बार है वो Z1 प्लस Z2 ही आएगा। इसका मतलब Z1 बार प्लस Z2 बार इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा Z1 माइनस Z1 बार प्लस Z2 माइनस Z2 बार 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा Z1 माइनस Z1 बार हो जाएगा तुम्हारा 2 आयोटा y1 और Z2 माइनस Z2 बार हो जाएगा 2 आयोटा, वहां से भी आ जाएगा ये चीज। तो यहाँ से y1 प्लस y2 0 आ जाएगा। तो वो एनालिसिस से भी करोगे तो यही आएगा, अल्टीमेटली करना वही पड़ेगा। Z1 प्लस Z2 रियल है तो कोई भी रियल नंबर का कॉन्जुगेट उसके इक्वल होगा, ये प्रॉपर्टी मैंने यूज कर ली और यहाँ से डायरेक्टली y1 प्लस y2 0 प्रूव हो गया। ऐसे ही प्रोडक्ट रियल है तो Z1 इंटू Z2 बार जो है वो Z1 Z2 के बराबर आना चाहिए। तो Z1 बार इंटू Z2 बार इज इक्वल टू Z1 इंटू Z2। फिर इसको सिंप्लीफाई करके करें तो वहां से भी कुछ ना कुछ आएगा। तो वहां से वो वाली वैसे एनालिसिस कर सकते हैं, बट इतना लगाने का जरूरत नहीं है डेलिबरेटली प्रॉपर्टी, क्योंकि जब हमारा स्टेट अवे आ रहा है तो हम प्रॉपर्टीज में क्यों एंगेज करेंगे। प्रॉपर्टी इसलिए है जहां पर डायरेक्टली वर्कआउट करना पॉसिबल नहीं है या वो बहुत लेंथी हो रहा है।
B part, if the complex numbers Z1 Z2 are such that the product is real number, then are they conjugate complexes? नहीं. अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि रियल, ये सही है कि गलत, ये बताना आपको कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट रियल नंबर है तो क्या वो दोनों नंबर एक दूसरे की कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं? तो बोलेंगे ये गलत है. गलत प्रूफ करने के लिए आपको एक काउंटर एग्जाम्पल देना होगा. तो व्हाट शैल बी योर काउंटर एग्जाम्पल? सर अगर इमेजिनरी पार्ट 0 होता है. हाँ, क्या मान लो Z1 तुम्हारा जो है वो A आयोटा है और Z2 जो है वो B आयोटा है, तो Z1 इंटू Z2 हो जाएगा AB आयोटा स्क्वायर, दैट इज माइनस AB, विच इज रियल. फॉर एग्जाम्पल 2 आयोटा एंड 3 आयोटा, इनका प्रोडक्ट भी रियल है, बट ये दोनों एक दूसरे की कॉन्जुगेट नहीं है. तो कोई भी दो प्योरली इमेजिनरी नंबर का प्रोडक्ट एक रियल नंबर होता है, तो नॉट नेसेसरली दे आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर. ए पार्ट हो गया, बी पार्ट हो गया, सी पार्ट. इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 such that sum is real number are they, ये तो ऑब्वियस ही बात है कि आप Z1 को ले लो x प्लस आयोटा y और Z2 को ले लो x2 माइनस आयोटा y, तो इनका सम करोगे तो रियल आएगा. कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका इमेजिनरी पार्ट अपोजिट इन साइन एंड सेम मैग्नीट्यूड का है, तो उनका सम हमेशा रियल आ जाएगा, बट वो दोनों कॉन्जुगेट नहीं होगी, क्योंकि कॉन्जुगेट होने के लिए रियल पार्ट भी सेम होना चाहिए, तो वो कंडीशन नेसेसरी नहीं है. एनीवे, नेक्स्ट अब लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस. प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस. मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी क्या है? तो मॉड्यूलस, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस क्या है? तो हमने बोला था उसका 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 डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. हाँ, उसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, उसका वेक्टर का लेंथ. तो मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिस्टेंस ऑफ द नंबर फ्रॉम जीरो, बिकॉज मॉड जेड इज रियल पार्ट जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट जेड का स्क्वायर, एंड इट इज डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम जीरो, जीरो से उस नंबर का डिस्टेंस. ये पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट वहां से हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं. इसका मतलब है कि अगर किसी नंबर का मॉड जीरो है तो वो नंबर का जीरो से डिस्टेंस जीरो है, मतलब वो नंबर जीरो ही है. तो जीरो इज द ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड. तो मॉड जेड इज जीरो मतलब जेड इक्वल टू जीरो. मॉड इज जीरो मतलब जेड इक्वल टू जीरो. इसका मतलब ये नहीं कि मॉड जेड इज वन मतलब जेड इक्वल टू वन. मॉड जेड वन है तो जेड की इन्फिनाइट वैल्यू होगी. 1 यूनिट रेडियस के सर्कल की सारी नंबर कॉम्प्लेक्स प्लेन में जिसका सेंटर जीरो है वो मॉड जेड इक्वल टू वन को सेटिस्फाई करेंगी. बट मॉड जेड जीरो मतलब ओनली जीरो. Real part of complex number and imaginary part of complex number, they both lie between negative of mod z to mod z. Prove it. ये जो तीसरी प्रॉपर्टी मैंने लिखी इसको प्रूव करिए. आपको मैं 2 मिनट का टाइम देता हूं. टेक योर टाइम, क्विक. सर्कल सा बन जाएगा. बना लो, सोच लो, जो भी आप सोच रहे हो. वैसे डायग्राम हम्म. डायग्राम से मैं हिंट. तो ये बात तो आप डायग्राम से ये चीज तो यहां प्रूव कर सकते हैं कि हाइपोटेन्यूस इज द लार्जेस्ट साइड.
इन राइट एंगल ट्रायंगल। और ये जो रियल पार्ट है एक्स कोऑर्डिनेट, रियल पार्ट ऑफ जेड ये है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ये है। तो जो परपेंडिकुलर एंड बेसिस दे विल बी ऑलवेज लेस देन द हाइपोटेन्यूज। तो यहां से भी दिख रहा है उनका मैग्नीट्यूड नहीं कम होएगा हाइपोटेन्यूज से? हाँ, वेरी क्योंकि करेक्ट, वैसा वेरी करेक्ट कि आपने बोला कि मॉड जेड इज लेस देन एक्स, सॉरी ग्रेटर देन एक्स। mod x and mod x is greater than x and mod z is greater than y का mod and mod y is greater than y। अब चलेगा? बोलो। अगर मोड z हमारा मोड x हमारा मोड z से छोटा आ गया तो हमारे पास सीधा ही नहीं आ जाएगी रियल पार्ट वाली इनइक्वालिटी? कुछ करना ही नहीं है यार, ये हो गया ना। अगर mod z mod x से बड़ा आ गया और mod, अब कोई भी नंबर का, कोई रियल नंबर का mod उस नंबर से हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू होता है, तो a b से बड़ा, b c से बड़ा, तो a c से बड़ा, तो प्रूफ तो हो ही गया ना। यस अदरवाइज देर आर मेनी वेज, आई टोल्ड यू। एक तरीका ये भी है, देखो ध्यान से। कैन आई से दैट साइन थीटा लाइज बिटवीन -1 to 1 and cosine theta also lies between -1 to 1, and therefore and let mod of z is r, mod z को मैंने r मान लिया, r से मल्टीप्लाई कर दो -r लेस देन इक्वल टू r sin थीटा लेस देन इक्वल टू r and -r लेस देन इक्वल टू r cos थीटा लेस देन इक्वल टू r, and so the result r is minus of mod z लेस देन इक्वल टू x, नहीं y less than equal to mod z, and so minus of mod z less than equal to x less than equal to mod z। हो गया प्रूफ, रिगरस प्रूफ हो गया, कंप्लीट प्रूफ हो गया, कहीं पर कोई डाउट नहीं है। तो आप चाहे जैसे आप चैनलाइज करो आर्ग्यूमेंट को, चाहे वो ट्राइंगल से देखो या ऐसे करो, यू गॉट इट डन कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों की वैल्यू mod z और माइनस ऑफ mod z के बीच में लाई करती है। Shall I move ahead? ये तीनों प्रॉपर्टी सबको क्लियर है? Can we go to the fourth, fifth properties? सर अच्छा जी, एक बात और यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं हम कि ये तो पता ही है z बार इज mod z स्क्वायर, नथिंग एल्स। तो यहाँ पर समटाइम्स mod z से रिलेटेड कोई एक्सप्रेशन को या इनइक्वालिटी को, इक्वेशन को अगर आप सिंप्लीफाई करना होगा तो हम बहुत रिगरस इसका इस्तेमाल करते हैं मॉड को हटाने के लिए। mod z स्क्वायर इज z इंटू जेड बार। जैसे कहीं पर अगर मेरे से पूछा जाए कि mod ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर क्या है, mod ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, सिंप्लीफाई करना है कहीं किसी एक्सप्रेशन में, तो मैं ऐसे अप्रोच करूंगा, mod ऑफ z1 प्लस z2 का मॉड का स्क्वायर क्या है, तो हम लिखेंगे इसको z1 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट। अब इससे मॉड हट गया ना, आ गया z1 प्लस z2 इंटू z1 बार प्लस z2 बार, फिर मल्टीप्लाई z1 बार प्लस z2 बार प्लस z1 बार प्लस z2 बार। अब z1 और z1 कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट क्या होगा? mod z1 mod z1 स्क्वायर, और ये लास्ट वाला भी क्या आ जाएगा? mod z2 स्क्वायर प्लस z1 z2 बार प्लस z1 z2 बार का होल बार। ठीक है? Yes, sir. एक बार सॉरी, कोई डाउट? ये यहां No, मैं sir. z2 z1 कॉन्जुगेट
और Z1 Z2 कॉन्जुगेट, Z2 Z1 बार, ये था Z1 इंटू Z2 बार, ये Z1 था, ध्यान रखना, Z1 इंटू Z2 का बार। तो Z1 Z2 बार तो एज इट इज रखा, Z2 Z1 बार को मैंने लिख दिया Z1 Z2 बार का बार, क्योंकि बार डिस्ट्रीब्यूट होगा तो Z1 बार Z2 डबल बार Z2 हो जाएगा। तो ये सेकंड वाले को Z2, ये फर्स्ट वाले को हमने लिख दिया Z2 को Z2 डबल बार इंटू Z1 बार, तो ये आ गया Z1 Z2 बार का बार। अब जरा देखो, ये नंबर मान लो एक नंबर है अल्फा और ये नंबर मान लो है बीटा, तो बीटा अल्फा बार ही तो है, Yes, sir. सेकेंड वाली अल्फा कॉन्जुगेट है। तो अल्फा और अल्फा कॉन्जुगेट को ऐड करके क्या आता है, किसी नंबर और उसके कॉन्जुगेट को ऐड करके आता है 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ नंबर। तो ये चीज ऐसे लिखी जाएगी, मॉड ऑफ Z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ अल्फा, मतलब Z1 Z2 का बार, या इसी को मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2, ये प्रॉपर्टी है, इसको पूरा नोट करना पड़ेगा आपको, प्लस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ इसका कॉन्जुगेट, क्योंकि कॉन्जुगेट और नंबर का रियल पार्ट सेम होता है, तो Z1 बार Z2। So please note it down. This is next property. तो समेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर या डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर, सॉरी मॉड्यूलस ऑफ समेशन एंड मॉड्यूलस ऑफ डिफरेंस वगैरह को इवेलुएट करने के लिए हम ये प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। अब मॉड की कुछ और बातें देखते जाओ, ये अगर नोट कर चुके हैं तो आगे, मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 क्या हो जाएगा, इट इज मॉड ऑफ Z1 अगर है R1 e की पावर आयोटा थीटा 1 और Z2 है मान लो R2 e की पावर आयोटा थीटा 2, ये हो जाएगा मॉड ऑफ R1 इंटू R2 e की पावर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब इस नंबर का मॉड क्या है, तो इसका मॉड है R1 इंटू R2 और R1 क्या है, मॉड Z1 है, और R2 क्या है, मॉड Z2 है। तो मॉड डिस्ट्रीब्यूट होता है प्रोडक्ट पे, मॉड Z1 इंटू Z2 इज मॉड Z1 इंटू मॉड Z2, और एग्जैक्टली यही बात हम ये भी बोल सकते हैं कि मॉड ऑफ Z1 बाय Z2 विल बी मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2। ये मत समझना कि आप प्रॉपर्टी कर रहे हो या थियरी कर रहे हो, आप मान लो ये क्वेश्चंस कर रहे हो, एज सच यही बात ऑप्शन में ऐसे लिखी हुई आ सकती है। ये कैसे प्रूव हुआ, इसका प्रूफ भी बिल्कुल सिमिलर है। मॉड ऑफ Z1 बाय Z2 को मैं लिख सकता हूं मॉड ऑफ R1 e की पावर आयोटा, क्योंकि हम जानते हैं कि हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम यूलर फॉर्म में ले जा सकते हैं, तो ये आ जाएगा तुम्हारा R1 अपॉन R2 इंटू e की पावर आयोटा थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब ये जो रिजल्टिंग नंबर आई उसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो इसका मैग्नीट्यूड तो यही है ना, जैसे यहां पर मैग्नीट्यूड ये था, यहां मैग्नीट्यूड ये है, R1 बाय R2 एंड देयरफॉर इट इज मॉड Z1 अपॉन मॉड Z2। तो मल्टीप्लाई करने पर मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाता है और डिवाइड करने पर मैग्नीट्यूड डिवाइड हो जाता है। बट एक बात यहां से और समझ में आ रही है, अगर आप ध्यान से देखो तो एक प्रॉपर्टी समझ में आ रही है आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड। क्या बताओ मुझे जरा, तो what conclusion you can draw from here regarding the argument when you multiply two complex numbers? Argument of Z1 into Z2 is theta 1 plus theta 2, that is argument of Z1 plus argument of Z2। मल्टीप्लाई करने पर दोनों नंबर का आर्ग्यूमेंट ऐड हो जाएगा, जैसे एक नंबर का आर्ग्यूमेंट पाई बाई 3 है और एक नंबर का आर्ग्यूमेंट पाई बाई 6 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्टिंग नंबर आएगी उसका आर्ग्यूमेंट पाई बाई 2 हो जाएगा, वो नंबर प्योरली इमेजिनरी हो जाएगी। इसी तरह से जब आप डिवाइड करते हैं तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2, जब आप नंबर को डिवाइड करते हैं तो क्या आ रहा है, देखो यहां आ रहा है, यहां ये देखो, इट इज थीटा 1 माइनस थीटा 2। व्हाट इज थीटा 1?
θ1 is the argument of first number, argument of Z1, and θ2 argument of Z2. तो मल्टीप्लाई करने पर मॉड्यूलस मल्टीप्लाई होगा, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होगा और आर्ग्यूमेंट सब सम हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और डिवाइड करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में तो मैग्नीट्यूड डिवाइड होगा बट आर्ग्यूमेंट सबट्रैक्ट हो जाएगा। हाँ, क्या 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 लॉग जैसा, लॉग जैसा है, आर्ग्यूमेंट जो है वो लॉग की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। रीजन बीइंग ई की पावर थीटा है ना, तो एक्सपोनेंशियल की पावर है, तो ई की पावर एक्स का इनवर्स एक्स निकालना है तो लॉग ही लेंगे ना आप, ऐसे सोचो आप। जैसे अगर बोलो कि ई की पावर एक्स वाई होता है तो एक्स क्या होगा, एक्स लॉग वाई ही तो होगा बेटा। तो एक्स जो है, ये जो पावर है ई की पावर में ही तो आर्ग्यूमेंट है यूलर फॉर्म में, तो पावर अगर आर्ग्यूमेंट निकालना है तो लॉग लेना पड़ेगा, इसलिए लॉग की प्रॉपर्टी फॉलो होगी, नथिंग डूइंग। तो होपफुली यू एग्री, राइट। तो यहां तक समझ में आ गया, कोई डाउट? कैन आई चेंज? ये इंपॉर्टेंट था, ये जो आपने लिया, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये मैं आगे भी यूज करूंगा अभी। तो मॉड्यूलस की ये प्रॉपर्टीज हैं जो सबसे ज्यादा यूज होंगी, जितनी बातें अभी तक मैंने बताई वो रिगरस यूज होंगी। Modulus distributes are product and division of complex number that you have proved in all respect. Mod z1 plus z2 whole square is mod z1 square plus mod z2 square plus 2 times real part of z1 z2 bar, या इसी को 2 times real part z1 bar z2 भी बोल सकते हैं। और अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो एक प्लस वाला मैंने प्रूफ करके दिखा दिया, तो माइनस वाला आप अपने आप प्रूफ कर लेंगे। मतलब मॉड रेशियो और डिवीजन पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, बट ऑपरेशन तो 4 होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो प्रोडक्ट और डिवीजन पे मॉड डिस्ट्रीब्यूट होता है, बट एडिशन सब्ट्रैक्शन पे मॉड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, वहां पर ट्रायंगल इनइक्वालिटी अप्लाई होती है। तो आप ये लिख दो, ये तो पहले ही लिख कर चुके हैं। तो मॉड z1 प्लस z2 इज लेस देन इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2। यहाँ इक्वालिटी नहीं करते हैं हमेशा, क्योंकि इक्वालिटी एक स्पेसिफिक केस में होती है, एंड ये भी हम पहले से कर चुके हैं, तो ये नई बात नहीं है। सिर्फ बिकॉज मॉड की प्रॉपर्टी एक जगह लिख रहे हैं, तो ये दोनों प्रॉपर्टी भी मैं चाहूंगा कि प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूलस जहां पर लिख रहे हैं वहीं पर ये दोनों बातों को भी मेंशन कर दो। तो यहां तक बात समझ में आ गई। और एक बात, एक लास्ट बात, एक बात मैंने बताई थी, ये आपको याद ही होगा कि मॉड z1 माइनस z2 क्या होता है बेटा? इट इज डिस्टेंस बिटवीन complex numbers z1 and z2 in argand plane। मतलब अगर कहीं पर मैं बोलता हूं कि मॉड ऑफ z माइनस आयोटा इज इक्वल टू 1, तो इसको आप क्या इंटरप्रेट करेंगे? z is 1 unit away from iota। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर z जो है वो आयोटा से 1 यूनिट डिस्टेंस पर होगी। मतलब आयोटा को अगर सेंटर मान लिया जाए तो z will lie on a circle with center iota and radius 1। तो all the complex numbers which are located on the circumference of this circle whose center is iota and radius is 1, obviously वो origin से पास करता हुआ भी होगा। तो ये z can be any complex number on this circle, z can be this, z can be this, z can be here, z can be here, everywhere। तो ये है कि आपको कैसे इस बात को यूज करना होगा, ठीक है। आगे जब ज्योमेट्री करेंगे तो ये सब बातें बहुत रिग्रेस इस्तेमाल होंगी। तो मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी समझ में आ गई, आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी समझ में आ गई। तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, जल्दी से आंसर करेंगे आप। चेंज करूं स्लाइड को? यस सर। हाँ जी, अब जरा सॉल्व करो, देखें आप क्या करते हैं। थोड़ा सा इंटेलिजेंट एप्लीकेशन है,
but you can do it. अल्जेब्राइकली सोचेंगे तो भी हो जाएगा, अगर थोड़ा सा आप इंटेलिजेंटली सोचेंगे तो भी हो जाएगा, आप चाहे जैसे सोचो, ये दोनों पार्ट को करो। अगर कोई नंबर का आर्ग्यूमेंट z पाई बाई 4 है, मतलब किसी नंबर का आर्ग्यूमेंट अगर पाई बाई 4 है, तो इससे आपको क्या कंक्लूड होता है? व्हाट डू यू कंक्लूड रिगार्डिंग दिस लाइन दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ द नंबर इज पाई बाई 4? Sir, z is That is equal to x plus iota x. बस इतना ही, कुछ और? 45 डिग्री एंगल होगा। हाँ, क्या आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू पाई बाई 4 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि z लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट such that real and imaginary part of z are equal. And mind it, z lies in first quadrant, ये बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि merely if you say that real and imaginary part of z is equal, तो वो नंबर भी आएंगे जो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करती हैं। Are you getting my point? Yes, sir. और थर्ड क्वाड्रेंट में जो नंबर होगी बेटा, उसका आर्ग्यूमेंट पाई बाई 4 तो आप नहीं ही बोलेंगे, isn't it? इसका आर्ग्यूमेंट तो पाई बाई 4 है, बट इसका आर्ग्यूमेंट तो पाई प्लस पाई बाई 4 है। या तो 5 पाई बाई 4 बोलेंगे, और या तो इधर से मेजर करेंगे तो -3 पाई बाई 4 बोलेंगे। तो डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड द फर्स्ट वन, ये वाली नंबर, ये y इक्वल टू x वाली नंबर है, एंड बोथ आर पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहां से आया कि y(x) इज इक्वल टू y भी बोलेंगे, और ये दोनों पॉजिटिव है ये भी बोलेंगे। अब ये फाइंडिंग तो आ गई फर्स्ट इंफॉर्मेशन से। सेकंड इंफॉर्मेशन, एंड क्या दिया हुआ है? मॉड ऑफ z प्लस 3 माइनस आयोटा 4 दिया हुआ है। दिस इंप्लाइज व्हाट? मॉड z, z क्या है? x प्लस x आयोटा प्लस 3 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 4। तो यहां से आया अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4।
वैसे और भी तरीके हैं आंसर करने के लिए, प्योरली ज्योमेट्रिकली भी कर सकते हैं, बट एनीवे यहाँ से क्या आएगा, स्क्वायर कर दो तो क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 16। हाँ बड़ो, क्या बड़ा? सर हिट एंड ट्रायल से कर लेते हैं ना, x इक्वल टू 1 ना। तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही बच्चे। सर हिट एंड ट्रायल से कर लेते हैं, x इक्वल टू 1 आ जाएगा। हिट एंड ट्रायल वन नोट हाँ, हिट एंड ट्रायल कैसे? माइनस x की वैल्यू। अच्छा यहाँ पर देख करके, यहाँ पर x को 0 पुट Yes, कर दिया sir. तो हो जाएगा। हाँ मतलब कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एक मिनट, मैं अभी हिट एंड ट्रायल नहीं कर रहा हूँ। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x एंड माइनस 6 0 हुआ, तो यहाँ से आ गया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 0। तो यहाँ से x की वैल्यू तो आ ही जाएगी ना, x प्लस 3 x माइनस 1। तो यहाँ से आ गया x इक्वल टू 1 और माइनस 3, बट x इज पॉजिटिव, x इज पॉजिटिव, x इक्वल टू माइनस 3 विल बी रिजेक्टेड। तो x इक्वल टू 1, तो आंसर आ गया z इज इक्वल टू 1 प्लस आइटा। हिट एंड ट्रायल से करने का मतलब है कि इसके बाद हम इसको ऐसे ऐसे बोलें, हिट एंड ट्रायल भी नहीं, वो भी एक डेफिनेट तरीका है कि इसको लिखे मॉड ऑफ z माइनस 3 प्लस आइटा इक्वल टू 4। तो z का डिस्टेंस -3,1 -3,1 से 4 यूनिट है। -3,1 कहां पर होगा बोलो? तो यहाँ पर ये देखो 1 -1 -2 -3 -3,1 यहाँ होगा। तो ये डिस्टेंस 1 है, ध्यान से देखना, ये डिस्टेंस 1 है और ये 3 है। तो एक बार क्लियर कट दिख रही है यहाँ पर, ये देखो ये नंबर है, ये 3 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, 4 यूनिट हो गया। और एक यूनिट इधर, 3 यूनिट नीचे जाएंगे तो ये भी। तो ये दो नंबर्स आएंगी इस लाइन पर, y इक्वल टू x लाइन पर दो नंबर हैं जिनका पोजीशन -3,1 से 4 यूनिट होगा। तो यहाँ से डायरेक्टली देख के पता चल रहा है कि एक ऐसी नंबर आएगी 1 प्लस आयोटा होगी और एक -3 आयोटा होगी। बट बिकॉज हमारे लिए दिया हुआ है कि आर्ग्यूमेंट z जो है वो π/4 है, इसलिए ये वाली नंबर लेंगे और ये वाली रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर यहाँ पर दिया रहता आर्ग्यूमेंट z इज आइदर π/4 और 3π/4, सॉरी 5π/4, तब हमें ये आंसर भी करना पड़ता दोनों। तो ए पार्ट हो गया। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आपकी जो अप्रोच है ना वो दोनों होनी चाहिए। डिस्टेंस वाले अप्रोच से जाएंगे तो ज्योमेट्रिकली भी आपको सोचना आना चाहिए और अलजेब्राइकली भी सोचना आना चाहिए। दिस वाज क्वेश्चन नंबर ए। बी पार्ट तो सीधा ही हो जाएगा। आयोटा हाँ जी, आयोटा बिल्कुल सही। तो यहां पर सबसे पहले तो इसका मतलब क्या हुआ? अब बी पार्ट को भी सॉल्व करने के लिए अगर हम अलजेब्राइकली अगर जाएं तो अलजेब्राइकली क्या बोलेंगे हम? तो अलजेब्राइकली बोलेंगे कि आर्गुमेंट z π/2 का मतलब क्या है कि नंबर प्योरली इमेजिनरी है, z इज इक्वल टू y आयोटा सच दैट y इज ग्रेटर देन 0। और इसको पुट कर दें, मॉड ऑफ z -2 आयोटा इज इक्वल टू 1। तो y आयोटा -2 आयोटा का मॉड इक्वल टू 1, तो y -2 टाइम्स आयोटा का मॉड इक्वल टू 1। तो मॉड ऑफ y -2 मॉड आयोटा तो 1 हो जाएगा, मॉड को डिस्ट्रीब्यूट कर देना इक्वल टू 1। तो यहाँ से y इज इक्वल टू 2 + 1 3 और 2 - 1 1। और बिकॉज हम बोल रहे हैं कि y पॉजिटिव चाहिए तो दोनों ही पॉजिटिव है, तो हमारे पास में दो नंबर आ गई। z क्या आ गया? z आ गया आयोटा एंड 3 आयोटा। अच्छा, अगर इस बात को हम अदरवाइज ज्योमेट्रिकली सोचें तो z 2 आयोटा से 1 यूनिट डिस्टेंस पर है, तो z विल लाई ऑन अ सर्कल विद सेंटर 2 आयोटा एंड रेडियस 1। 2 आयोटा सेंटर एंड 1 यूनिट रेडियस के सर्कल पर z लाई करेगा। अब ये अगर हम बनाएं तो 2 आयोटा तो आप जानते ही हो कहां होता है, इमेजिनरी एक्सिस पर 2 आयोटा होता है। तो हमने इमेजिनरी एक्सिस पर 2 आयोटा सेंटर मार्क कर दिया और वहां से 1 यूनिट रेडियस का सर्कल मार्क कर दिया ऐसे। तो ये जो अभी मैं एनालाइज कर रहा हूं वो बिल्कुल ज्योमेट्रिकल वे है सोचने का। ये ओरिजिन है, ये आयोटा है, ये 2 आयोटा है, तो ये 3 आयोटा हो जाएगा क्योंकि 1 यूनिट रेडियस का सर्कल है। जेड इस सर्कल पे लाई कर रहा है विद
दिस आई कंक्लूड फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, बट आर्ग्यूमेंट z इज पाई बाई 2, तो ये सारी नंबर जो प्योरली इमेजिनरी है, ये वाली, ये नंबर का आर्ग्यूमेंट पाई बाई 2 है, जीरो को छोड़ के, और नीचे जो नंबर आएंगे उनका आर्ग्यूमेंट माइनस पाई बाई 2 का। तो ये आर्ग्यूमेंट z पाई बाई 2 क्या है? इट इज दिस रे, ये रे है, इस रे की हर नंबर सेटिस्फाई करे, तो दोनों को सेटिस्फाई करने वाली जो कॉमन नंबर है, एक ये है और एक ये है, तो एक आयोटा आंसर है, एक 3 आयोटा आंसर है। तो व्हाट आई प्रेफर, आई डेफिनेटली प्रेफर द वे ऑफ थिंकिंग and visualizing geometrically, but yes, right now it is important to just analyze, do the analytical part, algebraically part, जो उसको solve करना आना चाहिए आपको, और साथ के साथ supplementary thinking कि आप geometrically उसको सोचने की habit धीरे धीरे develop करो, because you are not well aware of the geometry of different shapes, लाइक सर्कल आपको पता है, स्ट्रेट लाइन आपको पता है, और दूसरे जो शेप्स हैं उनकी ज्योमेट्री के बारे में उतना डिटेल नहीं पता है, इसलिए अभी मैं नहीं बोलूंगा कि आप सारी चीज को ज्योमेट्रिकली एनालाइज करो, बट थोड़ा थोड़ा वो डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, एंगल का कॉन्सेप्ट, आर्ग्यूमेंट का, वो दो चीज को यूज करना करने की कोशिश करते रहो। बेशक गलत हो, सही हो, इंटरप्रिटेशन, मिस इंटरप्रिटेशन हो, चलेगा, बट कोशिश जारी रखनी पड़ेगी आपको। तो आज का डिस्कशन यहीं पर हमें क्लोज करना पड़ेगा, I think so, because हाँ बिल्कुल टाइम हो गया, और उसके बाद में फिर इसी के आगे अब एक क्लास, जो अगली क्लास होगी आपकी ट्यूसडे को, उसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर को अभी कंटिन्यू करेंगे, प्रॉब्लम्स करेंगे, क्योंकि अभी हमारा जो रह जाता है वो थोड़ा आर्ग्यूमेंट पर डिस्कशन, उसकी प्रॉपर्टी पे, और मेजर डिस्कशन जो रह जाता है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पर डिस्कशन। ठीक है, तो अब जितना डिस्कशन हो गया है, तीनों एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, है ना, और मैं देख लूंगा। हाँ, एक और बात कि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, उसके सारे सवाल कर जाओ, मिसलेनियस के, उसमें अच्छे सवाल भी होंगे, 5-7 सवाल ऐसे हैं जो अच्छे हैं, तो वो डेफिनेटली हो जाने चाहिए, प्लस गेम 1 2 3 एंड टेक्सचुअल एक्सरसाइज 1 2 3, दैट्स इट। एनी क्वेरी, कुछ पूछना है आप लोगों को? हाँ ध्रुव बेटा, क्या क्या हो गया तुमने बोला?